नमस्कार साथियों, मैं रितेश। आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, श्योर सक्सेस कोचिंग द्वारा संचालित जो मैराथन टेस्ट सीरीज है उसका सेट संख्या 17 का डिस्कशन कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। दोस्तों, मैंने पहले ही भी बता दिया था कि 10वीं का मतलब 10 से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर दल बदल होगा। 10 से 10वीं अनुसूची, 10 से दल बदल, तो ऑप्शन नंबर डी। संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। दोस्तों, ये 52 अमेंडमेंट में ही, मैंने 52वां संविधान संशोधन में ही 1985 में ये लाया गया था और संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और दल बदल विरोधी कानून उसमें ऐड किया गया। अगला सवाल, सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव हैं, इस सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव हैं, इस सिद्धांत को कहा जाता है सार्वभौमिकता। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने। दोस्तों, ये संघवाद का मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन होता है। आप संघवाद से एकदम सीधे समझ जाइएगा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन माने या पावर शेयरिंग। जहाँ पावर शेयरिंग की बात किया जाए वहीं पे संघवाद का नेचर झलकेगा। हर कंट्री में पावर का शेयर नहीं किया जाता है, इसलिए हर कंट्री संघवाद नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में पावर का शेयरिंग होता है। जैसे कि केंद्र सरकार अपना पावर शेयर राज्य सरकार को करता है और राज्य सरकार अपना पावर शेयर क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। यानी हमारे जो इंडिया में है 3 लेयर का सरकार चलता है, एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, एक सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, मतलब ग्राम पंचायत जिसको नगर पालिका बोलते हैं। तो ये देखिए पावर का शेयरिंग हो चुका है। बस जहाँ पे भी पावर का शेयरिंग हो जाए वहीं पे आपको संघवाद समझना है, और जिस कंट्री में ये संघवाद ऐड हो उसको उस कंट्री के नाम से संघवाद बोल देंगे। जैसे यहाँ भारत में ऐड है, भारत में संघवाद है तो बोलेंगे भारतीय संघवाद। अगर यही संघवाद अमेरिका में होता तो अमेरिका संघवाद बोल देते हैं अमेरिका संघवाद बोल देते। दोस्तों, संघवाद का मतलब ही होता है फेडरलिज्म। क्या होगा? फेडरलिज्म। तो अगला सवाल, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? क्या वो न्याय संगत है, क्या वो गैर न्याय संगत है, क्या कठोर है, कि क्या लचीला है? दोस्तों, ये जो है न्याय संगत है। न्याय संगत का मतलब होता है जस्टिफिएबल, और ये हो गया नॉन जस्टिफिएबल। ये हो गया लचीला का मतलब फ्लेक्सिबल और रिजिड। दोस्तों, न्याय संगत होगा आंसर इसका जस्टिफिएबल। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके साथ कोई मौलिक अधिकार किसी ने छीनने का प्रयत्न किया है या छीन लिया है तो आप जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ आपका न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन यही बात जब करें DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो दोस्तों गैर न्याय संगत है, मतलब नॉन जस्टिफिएबल है। अगर इसमें आपको नहीं मिलता है, मतलब कोई भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपसे छीनने का प्रयास करता है तो आप इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है यदि वह राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्य हों। दोस्तों, ये जो किसी भी मतलब केंद्र में भी देखें, सेंट्रल में भी, तो वहाँ दो तरह के पार्लियामेंट में दो चीज़ें होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को हम लोग निम्न हाउस बोलते हैं। उसी प्रकार से जो राज्य का विधानमंडल होता है समानतः है दोस्तों। कुछ ही स्टेट हैं, जैसे 6 ही स्टेट है जहाँ पे कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ तो यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यहाँ क्या है? विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो अगर कोई मेंबर CM विधान परिषद से बन जाता हो, CM माने विधान परिषद का कोई मेंबर CM बन जाता हो तो वो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है।
देखिए ये वही कह रहा है, वह राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन का सदस्य हो। ऊपरी सदन का मतलब ये, एक बार फिर से देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट बिहार की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ विधानसभा भी है, विधानसभा भी है, और यहाँ विधान परिषद भी है। आप सपोज करिए कि जो हमारे सीएम साहब हैं नीतीश कुमार, तो वो अगर इसके मेंबर रहें, उन्हें विधान परिषद के मेंबर हैं, और ये बने हुए हैं क्या, सीएम, तो ये हमारे नीतीश कुमार कभी भी राष्ट्रपति के अगर चुनाव होगा तो उसमें वोटिंग नहीं करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन यही सीएम अगर यहाँ से बने हुए हैं, यहाँ के मेंबर सीएम बने हों, तो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता वह करता है जो सदस्य नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा हमारे जो इंडिया का राज्यसभा है उसमें टोटल 245 मेंबर होते हैं। इस 245 मेंबर में से 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, माने प्रेसिडेंट के द्वारा नामित किया जाता है। और इनमें से इन 245 मेंबर में से 6 साल के लिए चुना जाता है। ये एक मेंबर अगर बन गए सांसद तो 6 साल के लिए होंगे, और 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाता है। तो हर 2 साल में माने 1/3 संसद रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद ला सकता है? तो ये कौन ला सकता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद ला सकता है? तो मंत्रिपरिषद क्या ला सकता है? विश्वास प्रस्ताव ला सकता है। क्यों ला सकता है? अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष वाला पार्टी लाएगा, निंदा भी, और स्थगन प्रस्ताव तो ये ला ही नहीं सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं कि हाँ हमारे मतलब बहुमत में है हमारी सरकार, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदस्यों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल दोस्तों, ये संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसको बोलने का अधिकार नहीं होता है। और ये जो अटॉर्नी जनरल की बात कहा गया है, ये अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल की बात। 9 क्वेश्चन नंबर, लोकसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अगर ये इमरजेंसी लगा हुआ हो तो एक बार में आप 1 बार बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो वो नहीं है गवाह के रूप में उपस्थिति से मुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? गवाह के रूप में उपस्थिति से मुक्त। दोस्तों इसका जो विशेषाधिकार है वो पहला है बहस और कार्यवाही की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार, और अजनबियों को घर से बाहर करने का विशेषाधिकार। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस जानवर को अघन्य माना जाता है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, गाय। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। चैत और बिहार में क्या अंतर है दोस्तों? चैत क्या होता है और बिहार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि चैत होता है पूजा की जगह और बिहार होता है एक निवास स्थान है। तो चैत और बिहार में अंतर समझ गए? हाँ। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी खरोष्ठी। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी? खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में किस राजवंश के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा, क्योंकि जो स्वर्ण काल माना जाता है वो गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जाता है। ये आप पढ़े भी होंगे। तो फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस राजवंश के काल को स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर गुप्त काल हो जाएगा। प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत सी यू की का संबंध किससे है? ये संबंध ह्वेनसांग से है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था दोस्तों। प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत सी यू की का संबंध किससे है?
किस किस सुल्तान ने नया विभाग अमीर ए कोही पेश किया? ये पेश किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने नया विभाग अमीर ए कोही पेश किया? मोहम्मद बिन तुगलक। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकरण सायन किसके शासनकाल में फले फूले थे? तो ये फले फूले थे विजयनगर साम्राज्य में। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके शासनकाल में फले फूले? विजयनगर साम्राज्य के। प्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव का संबंध था, ये था संबंध वैष्णव पंथ से। प्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव का संबंध वैष्णव पंथ से था। निम्नलिखित में से कौन अजमेर में बसने वाले सबसे पहले सूफी संत थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन अजमेर में बसने वाले सबसे पहले सूफी संत थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ? तो दिल्ली का लाल किला। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? दिल्ली का लाल किला अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ, लेकिन आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला ये अकबर के शासनकाल में ही निर्माण हुआ था। जहांगीर ने थॉमस रो का कहाँ स्वागत किया? तो ये स्वागत अजमेर में किया था। जहांगीर ने थॉमस रो का कहाँ स्वागत किया? अजमेर में। रागिनी गंधारी पेंटिंग किस कलाकार द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है महादेव लाल। रागिनी गंधारी पेंटिंग किस कलाकार द्वारा बनाई गई है? तो महादेव लाल। रागिनी गंधारी कौन सी पेंटिंग? रागिनी गंधारी पेंटिंग किस कलाकार द्वारा बनाई गई है? तो महादेव लाल। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यान किस क्षेत्र से सक्रिय थे? इसका आंसर हो जाएगा ई। थावे तीर्थस्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? थावे तीर्थस्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका भी आंसर ई हो जाएगा। अगला, रोगी की चिकित्सा परामर्श और शिकायत निवारण के लिए राज्य में कौन सी सेवा शुरू की गई है? तो डायल 1911। रोगी की चिकित्सा परामर्श और शिकायत निवारण के लिए राज्य में कौन सी सेवा शुरू की गई है? तो डायल 1911। दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है कि बिहार में रोगी की चिकित्सा परामर्श और शिकायत निवारण के लिए राज्य में कौन सी सेवा शुरू की गई है? तो डायल 1911। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। मैंने इसके ऊपर में ही बता दिया था पावर शेयरिंग के टाइम पे ही। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। अगला, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वास्तव में ये शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के द्वारा किसकी अध्यक्षता में निहित होती है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वास्तव में ये शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के द्वारा किसकी अध्यक्षता में निहित होती है? तो मुख्यमंत्री। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल गफूर। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ लिंक से हटके है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। इनके बारे में थोड़ा 2-3 पॉइंट जान लें कि ये जो बने थे पहली बार सीएम, एक तो मुस्लिम थे और सीएम बन गए, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो बने थे 2 जुलाई 1973 से। इस दिन मतलब 2 जुलाई 1973 को इन्होंने पद को संभाल लिया और 11 अप्रैल 1975 तक सीएम बने रहे। दोस्तों उस वक्त ये बिहार के 13वां नंबर के सीएम थे। कितने नंबर के थे सीएम? 13वां नंबर के। और दोस्तों इनका जन्म गोपालगंज में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? गोपालगंज। तो ये कहाँ के हो गए? गोपालगंज के।
अब देखिए अगला, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा कि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। अब देखिए बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों अगर बिहार की बात किया जाए तो यहाँ एक ही बाघ के लिए अभ्यारण्य है, माने नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। वो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। तो पूछ रहा है कि उसका कितना क्षेत्रफल है। तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल है 898.34 वर्ग किलोमीटर। 898.34 वर्ग किलोमीटर, 898.34 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखिएगा डेटा को। बिहार के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत खाद्यान्न फसल पैदा करता है। तो ये पैदा करता है 90%। बिहार के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत खाद्यान्न फसल पैदा करता है, 90%। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई नहर से होती है। तो ये होती है 28.41%। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई नहर से होती है, 28.41%। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार के कुल कृषि क्षेत्र का, जितना बिहार में कृषि क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत खाद्यान्न फसल करता है, 90%। इसीलिए तो हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है दोस्तों। अगर यहीं पे मतलब उसको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप हम लोग उगाते तो ज़्यादा फायदा होता, जिसको नकदी फसल आप कहते हो। लेकिन हम लोग सिर्फ खाद्यान्न फसल ही पैदा करते हैं इस, और वो भी कितने प्रतिशत ज़मीन पे, 90% ज़मीन पर। यही रीज़न है कि हम लोग का कंट्री जो स्टेट है वो कृषि के मामले में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ हम लोग खाने पीने वाली चीज़ें ही मतलब फसल उगा पाते हैं। दूसरा, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई नहर से होती है। अब जो इतनी सिंचाई होती है ना, तो 28.41% पर नहर से सिंचाई होती है। बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड किस जिले में स्थित है। तो ये जो बिहार राज्य का जो चीनी निगम लिमिटेड है वो किस जिले में है, तो वो पटना जिला में है। बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड किस जिले में स्थित है, तो पटना जिले में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार कर राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में किन क्षेत्र स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला सवाल देखते हैं कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार दिया है। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब बिहार हो जाएगा। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार दिए हैं, तो हो जाएगा बिहार। दोस्तों मैं इससे रिलेटेड, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। बिहार में भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ कहाँ स्थित है। बिहार में भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ कहाँ स्थित है, वो स्थित दोस्तों पूर्णिया में है। कहाँ है, पूर्णिया में। बिहार में भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ कहाँ स्थित है, पूर्णिया में। अगला सवाल, राज्य में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई। तो ये दर्ज की गई बेगूसराय में। राज्य में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई, बेगूसराय। बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जाति का मतलब शेड्यूल कास्ट की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो ये जिला है गया। बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वो है गया। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखेंगे और थोड़ा याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे बिहार में जितना भी हिंदू आबादी है उसका 17% स्वर्ण आते हैं, जिनको आप EWS से आरक्षण मिला। क्या है, स्वर्ण। दूसरा है OBC जिसकी संख्याएं हैं 51%। तीसरा है 15.7 जो कि SC हैं। ये OBC हो गए और ये SC हो गए, और रेस्ट बच गए 1% जो कि ST हो गए। देखिए एक बार फिर से, स्वर्ण कितने हैं, तो 17%। OBC कितने हैं, 51%। 15.7% कौन है, SC हैं। 1% ST हैं। और इतना ही नहीं,
ये जो ओबीसी आते हैं, ओबीसी, उनमें से यादव 14.4% हैं। कुशवाहा कुशवाहा 6.4% हैं और कुर्मी 4.4% हैं। यादव कितने परसेंट याद रखिएगा? 14.4%। कुर्मी और कुशवाहा कितना? 6.4%। 6.4%। कुशवाहा कितना? 6.4%। यादव कितना? 14.4%। और कुर्मी कितना? 4%। कुर्मी 4%। ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें स्वर्णों की, जो स्वर्ण 17% बिहार में था, उनकी बात किया जाए तो वो उसमें एक भूमिहार होते हैं, भूमिहार जिनको कहते हैं, उनकी जो परसेंटेज है 4.7%। ब्राह्मण ब्राह्मण कितना है? 5.7%। राजपूत कितना है? 5.2%। और कायस्थ 1.5% होते हैं दोस्तों। तो ये एक फैक्चुअल डेटा है, आप इसको पहले कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को री करके, मतलब दोबारा वीडियो देखेंगे और इसको लिख लेंगे कॉपी पे, इसको बार बार रिवीजन करेंगे, काम आएगा। ये सब काम आएंगे बिहार के मेंस के एग्ज़ाम लिखने में, मतलब बीपीएससी का मेंस जब लिख रही होगा तो ये सब डेटा काम आएगा। पीटी में तो काम नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में है? ये तो बहुत ही आसान है, समस्तीपुर में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में है स्थित है? तो समस्तीपुर में। जापान सरकार द्वारा राजगढ़ की किस पहाड़ी पर विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया? तो ये निर्माण रत्नागिरी पहाड़ पर्वत पे किया गया। फिर से, जापान सरकार द्वारा राजगढ़ की किस पहाड़ी पर विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया है? तो रत्नागिरी। इस पर जो विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया है दोस्तों, वो वर्ष 1978 में किया गया था। और इस वर्ष बुद्ध के जयंती का 2600 जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। 2600 उनकी 26वां, मतलब 2600 बर्थ एनिवर्सरी हो गया था, इसी उपलक्ष्य में इस पे बनाए गए थे। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ स्थित है? तो वो बिहार में पटना में स्थित है। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ स्थित है? तो पटना। राजेंद्र ब्रिज किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र ब्रिज गंगा नदी पे स्थित है। राजेंद्र ब्रिज किस नदी पर स्थित है? गंगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ का संबंध किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमिलित नहीं है? माने इसमें 3 होंगे सुमिलित और 1 नहीं होंगे, नहीं सुमिलित होंगे। तो हमें वो वाला आंसर पता करना है जो सुमिलित नहीं है। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध से सम्मिलित नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम मुनरो की बात करें तो बक्सर के युद्ध में शामिल था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो एंग्लो नेपाल युद्ध में शामिल था। बेलेजली की बात करें तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध इसी के समय पे हुआ था, और इसी के समय पे ही टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। फिर से देख लेंगे इस क्वेश्चन को कि हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में शामिल था। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल युद्ध में शामिल था। लॉर्ड बेलेजली चौथा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उसमें शामिल था। लॉर्ड बेलेजली, इसी में टीपू सुल्तान की हत्या की गई। और लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में शामिल नहीं था। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय काल में हुआ? तो ये हुआ डलहौजी। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ? डलहौजी। ईस्ट ए मरारी बंदोबस्त किसने शुरू किया? ये शुरू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये दोस्तों 22 मार्च 1793 को शुरू किया था। ईस्ट ए मरारी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1793 को शुरू किया था। अब देखिए क्या कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि के संदर्भ में होम चार्ज भारत से धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। निम्नलिखित में किस फंड ने होम चार्ज का गठन किया?
क्वेश्चन एक बार फिर से सुनेंगे और समझेंगे कि भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि के संदर्भ में होम चार्ज भारत से धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। निम्नलिखित में से किस फंड ने होम चार्ज का गठन किया? तो पहला इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और दूसरा। देखिए, फंड्स लंदन में भारतीय कार्यालय का समर्थन करते थे। फंड्स क्या करते थे? लंदन में भारतीय कार्यालय का समर्थन करते थे। नंबर 2, भारत में लगे जो ब्रिटिश जो कर्मचारी थे उनके वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धनराशि, मतलब वो हमारे देश में रह के हम पर शासन करके, और जो शासन करने के लिए व्यक्ति आएगा तो उसको पैसा माने पेंशन और वेतन देने के लिए हम ही लोग द्वारा दिए जाएंगे। कितना बड़ा अन्याय था। अंग्रेजों द्वारा भारत के बाहर युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धनराशि, दोस्तों ये नहीं था। अगला क्वेश्चन, राजपूत राज्य में अंग्रेज 1857 के विद्रोह के दबाने में सक्षम थे क्योंकि स्थानीय राजपूत शासकों ने क्रांतिकारी का समर्थन नहीं किया। राजपूत राज्य में अंग्रेज 1857 के विद्रोह को दबाने में सक्षम थे क्योंकि स्थानीय राजपूत शासकों ने क्रांतिकारी का समर्थन नहीं किया। भारत की शिक्षा नीति में निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे प्रतिपादक? मैकाले थे। दोस्तों, निस्पंदन सिद्धांत का मतलब हुआ डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसका इंग्लिश रूप हुआ निस्पंदन सिद्धांत का। दोस्तों, यह सिद्धांत क्या था पता है? ये वाला आपको नहीं बताया था, बता देता हूँ। इसके अनुसार भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था। मतलब इंडिया में भी बहुत सारे वर्ग थे, जैसे होता है ना, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास। इन्होंने क्या किया इस सिद्धांत के अनुसार कि इनको छोड़ दिया और इनको पकड़ा। ये जो वर्ग के लोग थे इनको पकड़ा क्योंकि ये देश में सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं और ये बहुत ही मतलब समझिए भोले भाले होते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, बस कमाना खाना। इनको तो मतलब भी बन जाता है कि चलो लड़ लो। ये ज़्यादा हाई थिंकर होते हैं, स्कॉलर्स वगैरह यही पाए जाते हैं। तो मिडिल क्लास में क्या हुआ कि भारत के उच्च तथा इसको भी पकड़ा गया और इसको भी पकड़ा गया। मध्य वर्ग के एक छोटे हिस्से को शिक्षित करना था, इन लोग को शिक्षा देना था। और शिक्षा कैसा देना था? ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए उनको कि जो रंग और खून से तो भारतीय हों। ये सारे लोग भारतीय ही थे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई विदेशी थे, भारतीय थे। लेकिन विचारों से जब इनको पढ़ा दिया जाएगा तो विचार आ जाएंगे, विचार, नैतिकता और बुद्धिमत्ता ब्रिटिशों की हो। कितनी अच्छी बात है। कहने का मतलब जो रंग और खून से भारतीय हों लेकिन विचारों, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हों। वाह, गजब है। स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा संपादित किया गया था? स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो ये संपादित किया गया था के राम कृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो के राम कृष्ण पिल्लई। लड़कों और लड़कियों के लिए शारदा अधिनियम के तहत न्यूनतम विवाह योग्य आयु का निर्धारित किया गया। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर लगा रहे होंगे बी, लेकिन ये सरासर गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। जस्ट इसका अगर कोई ऑप्शन में मान के चलते हैं, एक हम ई ऑप्शन बनाते हैं और 18 और 14 ऑप्शन में दे, तब तो ये हो जाएगा। कहेंगे कि अंतर क्या है, ये तो 18 है, ये 14 है। क्वेश्चन को पढ़िए, लड़कों को पहले बोल रहा है और लड़कियों को बाद में बोल रहा है, तो लड़का का 18 होगा, लड़कियों का 14 होगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। आप इसको जल्दीबाजी में टिक नहीं मारेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि जो शारदा अधिनियम के तहत न्यूनतम विवाह आयु युग क्या निर्धारित किया? तो दोस्तों, लड़का के लिए 18 निर्धारित किया गया और लड़कियों के लिए 14। हमारा आंसर हो जाएगा 18 एंड 14 इज द राइट ऑप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ई सही हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ। ये जो शारदा अधिनियम है 1927 में आया था और लड़कों के लिए उस वक्त 18 किया गया और लड़कियों के लिए 14 किया गया। बाद में इसी को सुधार करते हुए 18 से 21 कर दिया लड़कों के लिए और 14 से 18 कर दिया गया लड़कियों के लिए। तो अब क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अपनी फांसी की पूर्व संध्या पर दिए गए दूध को पीने से इनकार कर दिया गया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा?
निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अपनी फांसी की पूर्व संध्या पर दिए गए दूध को पीने से इनकार कर दिया गया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? दोस्तों, वो हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल थे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अपनी फांसी की पूर्व संध्या पर दिए गए दूध को पीने से इनकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 1931 की 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। उन दोनों को कौन रखते थे? ये किसका सवाल है? एनीवे, देखिए इसका सवाल आंसर क्या होगा। राजगुरु और सुखदेव। मतलब भगत सिंह के साथ दो जो साथी थे वो एक राजगुरु थे और सुखदेव थे, जिनको 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दे दिया गया। निम्नलिखित में से कौन कामगाता मारू, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और आंसर बताइए। कामागाता मारू से संबंधित था? आंसर में हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह। इसके बारे में मैं डिटेल वाले में सेक्शन में नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, गाता मारू प्रकरण है क्या? ये संबंधित होंगे बाबा गुरदेव सिंह। तो देखिए, कामागाता मारू एक पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जापानी समुद्री जहाज है। क्या है? जापान का समुद्री जहाज है और ये भाप से चलने वाली जहाज था। कैसा था कामागातो प्रकरण में? कामागाता मारू एक घटना है और कामागाता मारू एक जहाज है, जापानी जहाज है जो भाप से चलने वाली है, जिसे हांगकांग में रहने वाले एक हांगकांग जगह है, आप जानते ही होंगे हांगकांग को। यहाँ पे बाबा गुरदीप सिंह रहते थे। कौन रहते थे? बाबा गुरदीप सिंह रहते थे। उन्होंने इस जहाज को खरीदा। जहाज में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर बाबा गुरदीप सिंह ने 4 अप्रैल 1914 को, ध्यान से सुनिएगा, 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर, एक जगह है वैंकूवर जो कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। वैंकूवर कहाँ है दोस्तों? कनाडा में है। के लिए रवाना हुए। वहाँ 23 मई को पहुँच गए। 23 मई को, कितने अप्रैल को चला गया था? 4 अप्रैल को चला गया था 1914। 4 अप्रैल 1914 को निकले और 23 मई को वैंकूवर कनाडा पहुँच गए। वहाँ पे क्या हुआ कि 23 मई को वहाँ पहुँचे, लेकिन अंग्रेज़ों ने सिर्फ 24 को ही उतारा। कितने मेंबर चले थे, याद है ना? वो 376 लोग मिलकर चले थे और 24 लोग को मात्र अंग्रेज़ों ने उतरने का इजाज़त दिया, बाकी को लौटा दिया, ज़बरदस्ती ही वापस भेज दिया। इस जहाज़ में दोस्तों 340 लोग सिख थे, 24 लोग मुसलमान थे और 12 लोग दोस्तों हिंदू थे। अब बताइए, इन लोग को वापस लौटा दिया तो क्या हुआ होगा? बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग समझदार हैं। मार दिया गया था। 18 साल की उम्र में स्नातक, 20 में सुधारक के प्रोफेसर और सहयोग, एक बार फिर से देखिए, 18 साल की उम्र में स्नातक, 20 में सुधारक के प्रोफेसर और सहयोगी संपादक, 25 में, ये उम्र है 18 साल, 20 साल, 25 साल, 29 साल, 31 साल, 34, 36, 39, बोल रहे हैं कि 18 साल में स्नातक कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, 20 साल में सुधारक के प्रोफेसर बन गए और सहयोगी संपादक भी बन गए, 25 में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन का सचिव भी बन गए, 29 साल आते आते राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव भी बन गए, 31 में एक महत्वपूर्ण शाही आयोग के सामने प्रमुख गवाह भी बन गए, प्रांतीय विधायक भी बन गए, 34 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में इंपीरियल विधेयक बन गए, 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी खुद अपने गुरु के रूप में मानते थे। वो व्यक्ति कौन थे? इतने महान व्यक्ति दोस्तों, इतने महान व्यक्ति कोई और नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। लास्ट में डायरेक्ट महात्मा गांधी को खुद अपने गुरु के रूप में मानते थे। मतलब सवाल का जवाब था कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये थे। ऊपर में जो इतना मैंने पंक्ति पढ़ के सुनाया वो गोपाल कृष्ण गोखले के अचीवमेंट थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया? तो ये इस्तेमाल किया था अहमदाबाद सत्याग्रह में। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। महात्मा गांधी के आगमन से पहले निम्नलिखित में से
किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया था? तो ये प्रभावित किया था इटालियन एबीसिनियन युद्ध 1898 में भी प्रभावित किया था। चीन में जो बॉक्सर युद्ध आंदोलन हुआ था, बॉक्सर आंदोलन, इसने भी प्रभावित किया। और आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन भी प्रभावित किया था। लेकिन ये वाला प्रभावित नहीं किया था रूस जापान युद्ध में जापान की जीत। महात्मा गांधी के आगमन से पहले निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया? तो नंबर 1, इटालियन एबीसिनियन युद्ध 1898 में प्रभावित किया। चीन में बॉक्सर युद्ध आंदोलन प्रभावित किया। आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन भी प्रभावित किया। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1948 में उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से संबंधित थे? निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1948 में उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से संबंधित थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1948 में उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से संबंधित थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। सर माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी उधम सिंह ने। सर माइकल ओ डायर 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी उधम सिंह ने। सर माइकल ओ डायर को तो हो गया। 1923-38 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति किसके कारण हुई? तो वो हुई गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति किसके कारण हुई? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें लाल कमीज के नाम से भी जाना जाता है, के लिए बुलाया जाता है, तो वो बुलाया जाता है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें लाल कमीज के नाम से भी जाना जाता है, के लिए बुलाया जाता है, तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। 1930 से 32 के दौरान लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं की बैठक को पहले, दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के रूप में संदर्भित किया गया। उन्हें इस रूप से संदर्भित करना गलत होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनमें से 2 में भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने सिर्फ 1931 वाला में ही पार्टिसिपेट किया था। 1930-32 के दौरान लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं की बैठक को पहले, दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के रूप में संदर्भित किया गया है। उन्हें इस रूप में संदर्भित करना गलत होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनमें से 2 में भाग नहीं लिया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स योजना यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए। और हम लोग मतलब भारतवासी लोग इसको मानने को तैयार ही नहीं थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 18 जुलाई 1947 को।
सुनामी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? जापानी भाषा से। सुनामी शब्द निम्नलिखित में किस भाषा से संबंधित है? तो जापानी भाषा से। किस राज्य सरकार ने 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू करने का फैसला किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 2022 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू करने का फैसला किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग ने भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। वो कहाँ है? तो लद्दाख में। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है लद्दाख में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? तो मणिपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है? मणिपुर में। कौन सा देश भारतीय कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है मालदीव। कौन सा देश भारतीय कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है मालदीव। स्पेस एक्स एजेंसी द्वारा एक ही रॉकेट पर कितने रॉकेट लॉन्च किए गए हैं? वो लॉन्च किए गए हैं 143। स्पेस एक्स एजेंसी द्वारा एक ही रॉकेट पर कितने रॉकेट लॉन्च किए गए हैं? 143। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीती है? तो तमिलनाडु ने जीती है। अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं जो रूट। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जो रूट। 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वो नाओमी ओसाका ने जीता है। 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नाओमी ओसाका ने जीता है। नासा के 5वें रोवर का नाम क्या है जो 2021 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा? तो वो उतरा दोस्तों परसिवरेंस। नासा के 5वें रोवर का नाम क्या है जो 2021 में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो परसेवरेंस। सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में किस शहर को भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? तो वो शहर है बेंगलुरु। सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में किस शहर को भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? वो शहर है बेंगलुरु। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस देश को दुनिया में सबसे खुशहाल देश के रूप में स्थान दिया गया है? तो वो दिया गया है फिनलैंड। किस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में स्थान दिया गया है? फिनलैंड। मनोज बाजपेयी ने फिल्म के लिए वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो भोंसले फिल्म के लिए मनोज बाजपेयी ने फिल्म के लिए वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है भोंसले फिल्म के लिए। हाल ही में उद्घाटन किया गया मैत्री सेतु भारत और ... को जोड़ने के लिए बनाया गया है।
वो बनाया गया है बांग्लादेश को जोड़ने के लिए। हाल ही में उद्घाटन किया गया मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश को जोड़ने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बन गए हैं? वनिता गुप्ता। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बने? वनिता गुप्ता। ममता बनर्जी से पहले जो भारत में लगातार 3 बार किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो शीला दीक्षित। ममता बनर्जी से पहले जो भारत में लगातार 3 बार किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली एकमात्र महिला शीला दीक्षित बन गई। किस कोविड वैक्सीन को भारत में 2 से 18 साल की उम्र में चरण 2/3 परीक्षणों के लिए मंजूरी मिल गई है? तो वो है कोवैक्सीन। किस कोविड वैक्सीन को भारत में 2 से 18 साल की उम्र में चरण में 2/3 परीक्षणों के लिए मंजूरी मिल गई है? कोवैक्सीन। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल। कानूनी निविदा के रूप में क्रिप्टो करेंसी ने अपनाने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। कानूनी निविदा के रूप में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो अल सल्वाडोर। मगरमच्छों के 3 प्रजातियों वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा। मगरमच्छों के 3 प्रजातियों वाली एकमात्र भारतीय राज्य कौन बन गया है? उड़ीसा। दोस्तों, महानदी के जो सतकोसिया में है वहाँ मीठे पानी का घड़ियाल रहता है, और जो भीतर कनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ भी रहते हैं। तो तीनों तरीके के मिल गए ना। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन 30 जून 2021 को किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 30 जून 2021 को किस देश को मलेरिया मुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020, दोस्तों इसको मत पढ़िए क्योंकि 2020 का ही डेटा है, आगे बढ़िए। ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन हुआ है, वो इंदौर में हुआ है। ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन हुआ है, इंदौर। 2021 में विंबलडन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। 2021 में जो विंबलडन का पुरुष एकल खिताब हुआ है किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है देहरादून में। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन हुआ है कहाँ? देहरादून में। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है इंदौर में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस एक शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? इंदौर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें आंसर कोई नहीं होगा, यानी आंसर ई होगा। ये जो घोषित किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये जान लीजिए कि 29 जुलाई 2020 को घोषित गया था। कब? 29 जुलाई 2020 को। ये अभी भी इम्पोर्टेंट ही चलेगा। कौन सा राज्य भारत का पहला डुगोंग समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने जा रहा है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य भारत का पहला डुगोंग समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु। प्लास्टिक समझौता
प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तब वो है भारत। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत है। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में बंटती है और कुछ मील आगे घुसने में पर फिर से जुड़ती है, जिससे श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम के द्वीप बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में बंटती है और कुछ मील आगे घुसने पर फिर से जुड़ती है, जिससे श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप बनते हैं? भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा चित्रकूट फॉल्स। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट फॉल्स। भारत के किस भाग में तापमान का दैनिक सीमा उच्चतम है? तो ये कहाँ है उच्चतम? पूर्वी तटीय। ये तो आपको पता होगा कि जहाँ पर बैरन क्षेत्र होगा, यानी राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र। भारत के किस भाग में तापमान की दैनिक सीमा उच्चतम है? तो राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? मटर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्धि करती है? तो मटर। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो ये नदी है महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति से पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था? तो एपीजे अब्दुल कलाम जानते हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बाकी जो स्वामीनाथन और कुरियन और सी सुब्रमण्यम थे, वो हरित क्रांति से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से पूरी तरह से जुड़ा नहीं था? तो एपीजे अब्दुल कलाम जुड़े नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद आमतौर पर भारत से निर्यात नहीं किया जाता है? दालें आमतौर पर निर्यात नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो वर्गीस कुरियन। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? वर्गीस कुरियन। चट्टानों की निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक प्रणाली में भारत में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो वो है धारवाड़ श्रेणी। चट्टानों की निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक प्रणाली में भारत में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार है? धारवाड़ श्रेणी। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है। लोहे और समान वजन की लकड़ी 2 गेंद समान ऊंचाई से गिराई गई तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरती है। लोहे और समान वजन की लकड़ी की 2 गेंदें समान ऊंचाई से गिराई गई तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति। निम्नलिखित में से किस स्थिति में गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे? तो 20% RH 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20 डिग्री RH का मतलब हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सापेक्षिक आर्द्रता। 20% सापेक्षिक आर्द्रता होना चाहिए और 60 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। निम्नलिखित में किस स्थिति में गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे? अगर आपको 20% RH हो, माने रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। FM प्रसारण सेवा की आवृत्ति बैंड किस श्रेणी में उपयोग किया जाता है? तो 88 से
108 मेगाहर्ट्ज, तभी तो आप सुनते होंगे 98.3 रेडियो मिर्ची यही है। देखिए इसके रेंज में आ रहा है ना, 88 से 108 के बीच में। देखिएगा जितना भी एफएम का बैंड होगा ना इसी रेंज में आएगा। जैसे आप रेडियो मिर्ची फेमस है ये सुनते होंगे, हालांकि अब तो कोई रेडियो सुनता ही नहीं है। एनीवे, कम वोल्टेज पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर जल जाती है क्योंकि वे अधिक करंट खींचते हैं जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्स, जिसको इंग्लिश में इन्वर्स बोलते हैं। कम वोल्टेज पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर जल जाती है क्योंकि वे अधिक करंट खींचते हैं जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो सही नहीं है वो है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। दोस्तों संलयन नहीं, ये विखंडन कहलाता है। जब परमाणु का कोई भी परमाणु का नाभिक अगर दो टुकड़ों में टूट जाए तो उसको विखंडन कहेंगे, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और जब संलयन हो तो न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। लेकिन पहला विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बात सही है। सूखी बर्फ को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का के अलावा और कुछ नहीं है। जो भी सूखा बर्फ होता है, मतलब ड्राई आइस, सूखा का ड्राई और बर्फ का आइस, उसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया था, ये बात भी सही है। अगला सवाल, हाँ, कोडांतरक का कार्य क्या है? कोडांतरक का कार्य क्या है? कोडांतरक का कार्य क्या है? कोडांतरक का अंग्रेजी होता है दोस्तों असेंबलर। असेंबलर, असेंबलर। तो इसको देखिए क्या होगा, ये होगा, ये एक्चुअली में कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये इसका आंसर हो जाएगा कि असेंबलर, मैंने बोला ना कि इंग्लिश में इसका नाम है असेंबलर, यानी असेंबली करना होगा। तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना, माने असेंबली लैंग्वेज से हम लोग मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने वाले को ही कोडांतरक कहते हैं, यानी कि असेंबलर कहते हैं। असेंबलर किसको कहेंगे? जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित कर दे, यानी कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अगला सवाल, निम्न में कौन सा मांसल युग्म क्रमशः सबसे हल्का धातु और सबसे भारी धातु बनाता है? तो लिथियम सबसे हल्का, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। निम्न में से कौन सा मांसल युग्म क्रमशः सबसे हल्का और हल्का धातु और सबसे भारी धातु बनाता है? हेलो, हाँ, देखिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से मिश्र धातु में तांबे का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो 115 का आंसर हो जाएगा कांस्य में। ब्रॉन्ज, जिसको कांस्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, इसमें मिश्र धातु में तांबे की अधिकता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन सा सही अनुक्रमिक क्रमक है? तो ये मीथेन, इसके बाद हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्रल एमिनो एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रमिक क्रम है जिसमें ये नकली आदिम पृथ्वी की स्थिति के तहत दिखाई देते हैं? तो मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो एसिड। बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन से एक ईंधन गैसों के रूप में प्रयुक्त की जाती है? आंसर है मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? मीथेन। कच्ची चीनी के रंगने में प्रयोग होने वाला चारकोल क्या है? तो ये है पशु चारकोल। कच्ची चीनी को रंगने में प्रयोग होने वाले चारकोल हैं पशु चारकोल। बायोफेनॉल BPA क्या है? तो ये है एक रसायन का इस्तेमाल खाद्य पैकेजिंग सामग्री के विकास के लिए किया जाता है। बायोफेनॉल क्या है? एक रसायन का इस्तेमाल खाद्य पैकेजिंग सामग्री के विकास के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्तित किया जाता है? लाल। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति किया जाता है? लाल। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता था। प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित करने वाली सिंथेटिक दुर्ग है क्लोरोक्यूविन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता था। प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित करने वाली सिंथेटिक दुर्ग है क्लोरोक्यूविन। मवेशियों के लिए पूरक भोजन के रूप में उपयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक विशेष रूप से गोवंश को दूध देने के लिए है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एजोला। मवेशियों के लिए पूरक भोजन के रूप में उपयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक विशेष रूप से गोवंश को दूध देने के लिए है एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में कौन हमें संक्रमण से बचाने में मदद करता है? WBC। निम्नलिखित में से कौन हमें संक्रमण से बचाने में मदद करता है? तो WBC। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम दक्षता है? तो वो है अलकतरा। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम दक्षता होती है? तो अलकतरा। विटामिन सी निम्नलिखित में से किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? तो आयरन। विटामिन सी निम्नलिखित में से किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? तो आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, तो डी दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। बाकी इंसुलिन रक्त शर्करा का विनियमन करता है, मेलाटोनिन नींद का विनियमन करता है, ऑक्सीटोसिन मैनरी ग्रंथियों से दूध का रिलीज करता है। शरीर के किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है? तो ये कौन सी स्थिति को कहा जाता है? ये कोशिका का अनियंत्रित गुना जिसमें ध्वनि कोशिकाओं की मृत्यु और अंत में मृत्यु हो जाती है। कोशिकाओं का अनियंत्रित गुना जिसमें ध्वनिक कोशिकाओं की मृत्यु और अंत में मृत्यु हो जाती है, यानी कि अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल बाय व्हिच डेथ ऑफ साउंड सेल्स एंड फाइनली डेथ। नेक्स्ट एनोसिमिया है। एनोसिमिया क्या है? तो गंध का अनुभव ना होना। एनोसिमिया दोस्तों एक बीमारी है जिसमें इंसान को गंध का अनुभव नहीं होता है। नींद की बीमारी किसके कारण होती है? तो नींद की बीमारी ट्रेपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जानवर के कारण होता है। नींद की बीमारी किसके कारण होती है? तो ट्रेपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जानवर। यदि वर्णांध पुरुष समान स्त्री से विवाह करते हैं तो वर्णांधा से के लक्षण उत्पन्न होते हैं बेटी के बेटा को। यदि वर्णांध पुरुष समान स्त्री से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होते हैं बेटी के बेटा को। मानव जाति में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन एक पुरुष बच्चे को जन्म देता है? तो पुरुष का वाई और महिला का एक्स क्रोमोसोम। मानव जाति में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन एक पुरुष बच्चे को जन्म देता है? पुरुष का वाई और महिला का एक्स क्रोमोसोम। जीवित जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जिम्मेदार कारक है? तो वो है उत्परिवर्तन। जीवित जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जिम्मेदार कारक है? उत्परिवर्तन। शराब उद्योग के लिए
आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक माइक्रोव शराब उद्योग है, तो वो है खमीर, जिसको आप ईस्ट बोलते हैं। शराब उद्योग के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक माइक्रोव शराब उद्योग है खमीर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 सही सुमेलित होगा, 1 सही सुमेलित नहीं होगा। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो एंटीसेप्टिक फेनोल्फथलीन सही नहीं है। बाकी कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस को कहा जाता है। प्राकृतिक रबर पॉलीआइसोप्रीन है और क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, जो सही है। एक बार फिर से देख लें। कोशिका का नियंत्रण केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं, प्राकृतिक रबर को पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं, क्रायोलाइट को एल्यूमिनियम का अयस्क कहते हैं। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का बहिष्कार प्रभावी था, क्योंकि अंग्रेज भारत को एक प्रमुख मानते थे। वो विनिर्मित वस्तुओं के लिए बाजार मानते थे। आज भी तो हम लोग के देश को लोग बाजार के ही मानते हुए लोग इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छे संबंध बना रखे हैं, वरना हमारे देश में अगर इतनी जनसंख्या नहीं होती तो हम लोग को देश को शायद पूछने वाले वही लोग नहीं होते। हम लोग को एक्चुअली हमारे कंट्री को लोग मार्केट ही समझ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा का वोट किसने रखा? तो ये रखा इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। 138 नंबर। महात्मा गांधी के दांडी मार्च में निम्नलिखित में से किस प्रांत में सबसे अधिक सत्याग्रही थे? तो इसमें का भी आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही वो इंसान है जो गांधी जी के जो नेतृत्व करते थे उनकी आलोचना करते थे, और वहीं दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के लिए माने दोनों के मध्यस्थता के लिए प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। तो इंसान रहे तो गांधी जी की तरह। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था, तो वो कहाँ नहीं मिल सका था? तो असम। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था, असम। तो दोस्तों इस तरीके से 1 से 140 क्वेश्चन नंबर तक फिनिश होगा। इसके बाद यहाँ से 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, इसे आप लोग बनाएंगे और बना के इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भेज देंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर वीडियो नए लोग हैं तो उसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो इसी 150 क्वेश्चन के साथ विदा लेते हैं आप लोग से। आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं आपके होने से सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं रितेश, आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को श्योर सक्सेस कोचिंग द्वारा संचालित मैराथन टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट संख्या 18 करवाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है दोस्तों, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो 1878 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तुलसीदास किसके मध्य समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के दोनों के ही समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर। मुगल साम्राज्य अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये था उस्ताद मंसूर। कौन था? उस्ताद मंसूर। मुगल साम्राज्य अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था उस्ताद मंसूर। इसके साथ साथ और भी लोग थे। मीर सैयद अली थे, दसबंत थे, बसावन थे, ख्वाजा थे, अब्दुल सम्मद थे और मुकुंद थे। अगला सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, और कौन कौन प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के समय में। मीर सैयद अली, दसबंत, बसावन, ख्वाजा, अब्दुल समद, मुकुंद। मीर सैयद अली, दसबंत, बसावन, ख्वाजा, अब्दुल समद, मुकुंद।
मुगलों के ने नवरोज का त्यौहार लिया। किससे लिया मुगलों ने नवरोज का त्यौहार? तो पारसियों से लिया। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। निम्नलिखित कथनों में कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो वह 1 लाख रुपये से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। लेकिन सही जो है, यह बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, बिल्कुल सही। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये बात भी सही है। अब देखेंगे अगला सवाल। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था सैयद अहमद खां। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो ये प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। यह आत्मकथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो ये भेजा गया था नागा अर्जुन को। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागा अर्जुन को। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की अभिलेख। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है जैनुल आबेदीन। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, वह है जैनुल आबेदीन। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में। जजिया किस शासनकाल में पुनः लगाया गया? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो जजिया कर लगाया गया वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया, और दोबारा जो लगाया गया पुनः वो फिरोज शाह तुगलक के काल में लगाया गया। कब लगाया गया? फिरोज शाह तुगलक। स्टार्ट कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। दोबारा कौन लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो वो था ताराबाई के हाथ में। वो किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? 5 फरवरी 1922। अब तो ये याद हो गया होगा चौरी चौरा कांड। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? 5 फरवरी 1922। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। निम्न में भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल के प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैमेलिटी कहा गया? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? तो वो कहा गया था उड़ीसा अकाल 1866 से 67। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? उड़ीसा अकाल 1866 से 67। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन था? WC बनर्जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह था WC बनर्जी। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस एक घटना का विवरण था? तो ये विवरण था 1899 में से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह का। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन थे भारत के ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो वो थे राजाराम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजाराम मोहन राय। आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अब ये ई क्यों हो जाएगा जरा देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? तो ये मुकदमा शाहनवाज खां पे चलाया गया था, प्रेम सहगल पे चलाया गया था और सिख एक इंसान थे गुरु बख्श सिंह, एक अलग इंसान थे गुरु बख्श सिंह, इन पे भी चलाया गया था। ये सिख थे, शाहनवाज खान मुस्लिम थे, ये हिंदू थे। इन पे लाल किला मुकदमा चलाया गया था। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावाटस्की ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो मैडम ब्लावाटस्की ने किया। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आग की खोज मानव द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया पुरा पाषाण काल में। आग की खोज मानव द्वारा कब किया गया था? तो पुरा पाषाण काल में किया गया था। निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निचले सदन के सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं प्राक्कलन समिति। निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निचले सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सर्वकामी यानी सवाकामी ने। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर्वकामी और या सवाकामी ने। किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस सल्तनत शासकों ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना यानी HSRA की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1928। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो पहला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद था, ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद स्वीकार करने वाला पहला राज्य था, लेकिन हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य अवध था। तो कन्फ्यूज नहीं करेंगे, अवध और हैदराबाद। हैदराबाद ने स्वीकार किया, अवध ने साइन किया। निम्नलिखित में कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो सबसे दीर्घ काल तक रहा लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? लॉर्ड कर्जन। किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो वो प्रश्न किया था बेलवी समिति ने। किस आयोग ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? बेलवी समिति ने। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो वो है पूर्वी पीर पंजाल। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ध्यान से सुनिएगा। गंगा हमारे, ये मान के चलिए कि हमारा ये बिहार है, ये बिहार है, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी जाती है। तो अगर इधर से कोई भी नदियाँ आके मिलेगी तो ये कहलाएगा उत्तर से, और दक्षिण से इधर से जो भी नदियाँ जाके मिलेगी कहलाएगा दक्षिण से आने वाली नदियाँ। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर से की ओर प्रभावित, तो इस साइड से जो आने वाली नदियाँ हैं, इस नदियों को बारे में हम बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसमें सरयू, अजय, क्यूल, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, कोसी, महानदी। एक बार फिर से सुनेंगे, जो उत्तर से आके गंगा में मिलेगी वो है सरयू, अजय, क्यूल, सरयू, अजय, क्यूल, सरयू, अजय, क्यूल, फिर 3 गो गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक। फिर से रिवीजन करेंगे। सरयू, अजय, क्यूल, गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू, अजय, क्यूल, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान बागमती, कमला बलान बागमती, कमला बलान बागमती, फिर कोसी महानंदा, कोसी महानंदा, कोसी महानंदा। ये सारी उत्तर से आके मिलती है। सरयू, अजय, क्यूल, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान बागमती, कोसी महानंदा, कमला बलान बागमती, कोसी महानंदा। अब जो दक्षिण से आके मिलने वाली गंगा में नदी है उसको सुन लीजिए। तो सोन, उत्तरी कोयल, सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, पुनपुन फल्गु, पुनपुन फल्गु, सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन फल्गु, सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन फल्गु, सकड़ी, पंचाने तथा कर्मनासा, सकड़ी, पंचाने, कर्मनासा, सकड़ी, पंचाने, कर्मनासा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा कि उत्तर की ओर प्रभावित, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? आंसर ई हो जाएगा। अब अगला सवाल, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैप में मिट्टी पाई जाती है? तो ये है कौन? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण का जो उत्तर पश्चिम हिस्सा है उसी में ये पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण। सर्वाधिक उत्तरी वांछनीय अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है? तो वो है चिली। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी होना चाहिए, वांछनीय नहीं होना चाहिए ये, उत्तरी वांछनीय, सॉरी पश्चिमी होना चाहिए, वांछनीय नहीं है दोस्तों, पश्चिमी है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनेंगे और समझेंगे कि सर्वाधिक उत्तरी पश्चिमी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? जैसे ये अर्थ हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा?
अक्षांश कहलाएगा। तो उत्तर पश्चिमी अक्षांश मतलब इस साइड में जो चिली है, चिली का देखिएगा तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यही आंसर पूछ रहा है कि कौन है, तो बताएंगे चिली। कौन है? चिली। सर्वाधिक उत्तर पश्चिमी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है चिली। अब देखिए, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डमम पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डमम पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो केम्बे की खाड़ी में। दोस्तों, प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय में पाई जाते हैं क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। प्रवाल कम गहरे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 200 से 250 फीट से अधिक गहराई पर मर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रवाल को पर्याप्त ऑक्सीजन तथा सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है 200 से 250 फीट की गहराई में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। प्रवाल गहरे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 200 से 250 फीट से अधिक गहराई में मर जाते हैं क्योंकि प्रवाल को पर्याप्त O2 तथा सूर्य के प्रकाश नहीं मिलती है। निम्न में से किस क्षेत्र को भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये हो जाएगा पम्पास। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पम्पास। कार्यवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर के एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाया जाता है कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में कार्यवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। अगला, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। अगला सवाल, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडिला में किसका खनन होता है? तो ये खनन हेमाटाइट का होता है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? हेमाटाइट। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग से घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 85। भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक कैग ने अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो वो सौंपा जाता है राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक यानी कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंपा? तो राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में पेश होता है जिसमें भारत सरकार का संबंध है? तो अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में पेश होता है जिसमें भारत सरकार का संबंध है? अटॉर्नी जनरल। राज्य के महाधिवक्ता
को हटाने का अधिकार किसे है? तो ये जो अधिकार मिला है राज्यपाल को। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को। संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के अंकों का उपयोग किया जाता है? तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के अंकों का उपयोग किया जाता है? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के और उनकी स्थिति में सुधार के लिए कदमों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए कदमों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार है? राष्ट्रपति। जैविक विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा में स्वैज विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था? धारा 2B में। बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वो किया गया था 1949 में। बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1949 में। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वो 1956 में। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1956। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से मिलकर मणिपुर विधानसभा की एक समिति के निर्माण के लिए राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद द्वारा अधिकृत किया गया है? तो वो अधिकृत अनुच्छेद 371C के द्वारा किया गया है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से मिलकर मणिपुर विधानसभा की एक समिति के निर्माण के लिए राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद द्वारा अधिकृत किया गया है? हनुमंत राव समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो वो प्रस्तुत 1984 में की। हनुमंत राव समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो 1984। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति फिर से सुनिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन का एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है? तो ये परिकल्पना की गई है अनुच्छेद 244। वायदा बाजार आयोग किस प्रकार का निकाय है? वायदा बाजार आयोग वैधानिक निकाय है। वायदा बाजार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो एक वैधानिक निकाय है। चुनाव याचिका के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास मूल अधिकार क्षेत्र है? उच्च न्यायालय। चुनाव याचिका के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास मूल अधिकार क्षेत्र है? उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में किसने मतदान को अनिवार्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया है? वो खारिज कर दिया है भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किसने मतदान को अनिवार्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया है? भीमराव अंबेडकर। मिजोरम राज्य के लिए किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? तो वो प्रावधान है 371G में। मिजोरम राज्य के लिए किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? अनुच्छेद 371G। पटना में पुस्तक बेचने वाले पीर अली खान का जन्म स्थान था? बिहार। पटना में पुस्तक बेचने वाले पीर अली खान का जन्म स्थान था? बिहार। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकला? वो थे गुलाब चंद गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकला? गुलाब चंद गुप्ता। पटना में 1908 में आयोजित प्रथम बिहार राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो वो की है अली इमाम ने। पटना में 1908 में आयोजित प्रथम बिहार राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अली इमाम ने। अली इमाम को आधुनिक बिहार का पिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तब वो थे
जवाहरलाल नेहरू। अली इमाम को आधुनिक बिहार के पिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की? तो वो की नारायण सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की? नारायण सिंह ने। 16वीं शताब्दी में किसने मिथिला के छात्रों के परीक्षा की एक नवीन पद्धति द्वैत परीक्षा की शुरुआत की? नारायण ठाकुर ने। 16वीं शताब्दी में किसने मिथिला में छात्रों के परीक्षा की एक नवीन पद्धति द्वैत परीक्षा की शुरुआत की? नारायण ठाकुर। निम्नलिखित में किन्हें जननायक कहा जाता है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। जननायक किन्हें कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? सिवान में। मिथिला भाषा रामायण के रचयिता हैं चंदा झा। मिथिला भाषा रामायण के रचयिता चंदा झा थे। फणीश्वर नाथ रेणु कृत मैला आंचल है। संस्मरण है। फणीश्वर नाथ रेणु कृत मैला आंचल है। संस्मरण। बिहार में प्रसिद्ध बड़ी दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पटना। बिहार में प्रसिद्ध बड़ी दरगाह कहाँ स्थित है? पटना। जामवतीय के रचनाकार हैं वो कौन है? तो शंकराचार्य। जामवतीय के रचनाकार कौन है? शंकराचार्य। पावापुर स्थित जल मंदिर किसे समर्पित है? तो वो समर्पित है महावीर स्वामी को। पावापुरी स्थित जल मंदिर किसे समर्पित है? महावीर स्वामी को। विख्यात सूफी संत पीर हजरत मखदूम याह्या मनेरी की मजार बिहार में कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गया। विख्यात सूफी संत पीर हजरत मखदूम याह्या मनेरी की मजार बिहार में कहाँ स्थित है? गया। सीता जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है जनकपुर। सीता जी का जन्म स्थान कहाँ है? जनकपुर। हाल ही में विनोद कुमार का कोरोना के कारण निधन हो गया है। वह बिहार के किस जिले के आईजी थे? तब वो पूर्णिया जिले के आईजी थे। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बिहार। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बिहार। बिहार के किस स्थान पर दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? तो वो जोगबानी में किया गया है। बिहार में किस स्थान पर दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? जोगबानी। बिहार के किस जिले के नीति आयोग की आकांक्षी जिलों का डेल्टा रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है अररिया। बिहार के किस जिले ने नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है? अररिया। बिहार के कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो वो है 101.90 किलोमीटर। बिहार के कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज की लंबाई 1.90 किलोमीटर है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो वो करता है कार्बन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? कार्बन। निम्न में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो वो किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। निम्न में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के रूप में किया जाता है?
तो टेफ्लॉन। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है जल। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है जल। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, वो होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमैटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। एनटीपी किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है, वो होता है 22.4 लीटर। एनटीपी पर किस गैस के एक मोल का आयतन होता है? 22.4 लीटर। ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता की माप है, तो वो है पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को किस ताप पर परिसर द्वारा दर्शाया जाएगा? तो वो दर्शाया जाएगा 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को किस ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाएगा? 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? 10⁻³ ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो 10⁻³ ओम। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो वो होती है असीमित। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित। विद्युत कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो ओस्टेड द्वारा। विद्युत कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ओस्टेड द्वारा। जलते हुए विद्युत बल्ब की तंतु का ताप सामान्यतः होता है, वो होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रांसफार्मर क्या है? यह एसी वोल्टता को घटाने व बढ़ाने का काम करता है। ये बढ़ाने नहीं, बढ़ाने होगा। बढ़ाने का काम करता है। बढ़ाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो यह एसी वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने का काम करता है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में संबंधित है, तो ये संबंधित है प्लवन का नियम। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित से संबंधित है। प्लवन का नियम। जब बर्फ पिघलती है तब इसका व्हाट इज द नेचर ऑफ स्नो व्हेन इज इट मेटल। जब बर्फ पिघलती है तब इसका क्या होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ स्नो प्राकृतिक, यहाँ पर प्राकृतिक होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर इसका? आयतन घटता है। मानव का वह कौन सा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है? लीवर। मानव का वह कौन सा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है? लीवर। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है, तो है लेंस। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, लेंस। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है आयोडीन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आयोडीन। इलिसा निम्नलिखित में से क्या है? इलिसा के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, एड्स से रिलेटेड है। 110 का एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। इलिसा क्या है? एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। अगला सवाल। सिरोसिस नामक
शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर। जिगर को ही इंग्लिश में कहते हैं लीवर। सिरोसिस नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जिगर। महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है? तो वो कर सकता है मीथेन। महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? मीथेन। दम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो वो खाते हैं तना। दम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तना। फिर पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान में सहयोग करता है? पत्तियां। पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? पत्तियां। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेवार है, तो वो है ऑक्सीश्वसन। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेवार है, ऑक्सीश्वसन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का होना नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 का होना आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन का आवश्यक होना जरूरी नहीं है। किस राज्य ने कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश। भारत ने किस देश के साथ मानव रहित विमान के संबंध में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ मानव रहित विमान के संबंध में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका। 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन SH-1 किसने कांस्य पदक जीता है? तो वो जीता है अबनी लेखारा। 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन SH-1 में किसने कांस्य पदक जीता है? अबनी लेखारा। हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तीरंदाजी। हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तीरंदाजी। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 40वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? 40वें स्थान पे रहा है। शांतिलाल जैन को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक। शांतिलाल जैन को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इंडियन बैंक। उभरते सितारे फंड को किस बैंक के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि एक्जिम बैंक और सिडबी बैंक का संयुक्त रूप से प्रायोजित है। एक्जिम बैंक सिडबी बैंक का संयुक्त रूप से प्रायोजित उभरते सितारे फंड किया जा रहा है। तो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन सही है। बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो TM भसीन को। बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? TM भसीन को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने किस देश को वित्तीय मदद देने पर रोक लगा दिया है? तो अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को वित्तीय मदद देने पर रोक लगा दिया गया है? तो अफगानिस्तान। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान तथा उसके समर्थन करने वाले सामग्रियों को प्रतिबंधित कर दिया है? फेसबुक।
किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान तथा उसके समर्थन करने वाले सभी सामग्रियों को प्रतिबंधित कर दिया है? फेसबुक। अरुणाचल प्रदेश की किस प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में मेंढक के किस प्रजाति का खोज किया गया है? तो ये किया गया है आदि कैस्केड। अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की किस प्रजाति का खोज किया गया है? आदि कैस्केड। टोक्यो ओलंपिक में अपनी पदक पक्का करने वाली लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है मुक्केबाजी। टोक्यो ओलंपिक में अपनी पदक पक्का करने वाली लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। किस ग्रह के उपग्रह गैनीमेड पर जलवाष्प मिली है? जलवाष्प मिली है तो बृहस्पति। किस ग्रह के उपग्रह गैनीमेड पर जलवाष्प मिली है? बृहस्पति। हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं लेबनान। हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? लेबनान। गांडीव नामक वार्षिक अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है NSG। गांडीव नामक वार्षिक अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? NSG। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2021 को किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2021 को किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने। माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा। माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC के द्वारा किसे भारत का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है श्रीकांत टी को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC के द्वारा किसे भारत का उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? श्रीकांत टी को। एडिडास ने किसे अपने स्टे इन प्ले अभियान का चेहरा बनाया है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर? तो मीराबाई चानू को। एडिडास ने किसे अपने स्टे इन प्ले अभियान का चेहरा बनाया है? तो मीराबाई चानू को। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो स्पेस एक्स। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ये नासा होगा। फिर से देख लीजिए, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? नासा। किस राज्य की विधानसभा राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना के उद्देश्य से अधिनियमित को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना के उद्देश्य से अधिनियम को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? आंध्र प्रदेश। पैंडो न्यूमरू द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो तमाल बंदोपाध्याय। पैंडोनियमरू द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक तमाल बंदोपाध्याय ने लिखा है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय सेना। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय सेना। तो दोस्तों अब यहाँ से सारे 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो इस सारे सवालों का जवाब आप बना लेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों अब आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट में, अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपने व्यक्तित्व और चरित्र को ऐसा बनाइए कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।